क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 152, केकड़े राजा को फुसलाना 3। उनका भोजन पूरी तरह से निर्बाध रूप से संपन्न हुआ। पिछले केकड़ों के इतने आक्रामक होने को देखते हुए चंद्रमा ने कुछ ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। हमें उन्हें किसी भी तरह लुभाने की जरूरत है, मून ने बुदबुदाया। उसका दिमाग समस्या पर काम कर रहा था। वे स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि यह एक जाल है, या शायद उन्हें केकड़े राजा द्वारा पानी की सुरक्षा को न छोड़ने के लिए विशिष्ट आदेश दिए गए हैं। उसकी नजर खाना पकाने के दौरान समुद्र तट पर बिखरे हुए बचे हुए कवच और सीप के टुकड़ों पर पड़ी। आइए इन अवशेषों को पानी में फेंक दें। वे इतने घने हैं कि ठीक से डूब सकते हैं और नीचे देख रहे किसी भी व्यक्ति को एक बहुत स्पष्ट संदेश भेज सकते हैं। मून, सेलीन, यारा और योद्धाओं ने सभी फेंके गए केकड़े के गोले, टूटे हुए पंजे और अन्य अखाद्य भागों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे उन्हें पानी के किनारे तक ले गए और उन्हें उथली लहर में फेंक दिया, यह देखते हुए कि भारी कवच धीरे धीरे साफ पानी के माध्यम से रेतीले समुद्र तल की ओर डूब रहे थे, जहां केकड़े की आबादी ने अपना घर बनाया था। यह एक जानबूझकर किया गया उकसावा था, जिसमें उनके मृत परिजनों के अवशेषों को फेंके गए कूड़ेदान की तरह सीधे उनके क्षेत्र में फेंक दिया गया। अब हम इंतजार करते हैं, मून ने प्रत्याशा में अपनी छाती पर हाथ मोड़ते हुए कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या केकड़े वास्तव में चारा लेंगे और जांच करने या जवाबी कार्रवाई करने के लिए सामने आएंगे, या क्या वे अनिश्चित काल तक पानी के नीचे अपने सुरक्षित आश्रय में रहेंगे। मून का उनके गृह क्षेत्र में शिकार करने के लिए समुद्र में गोता लगाने का कोई इरादा नहीं था। यदि क्रैब किंग ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया जबकि वह पानी में डूबा हुआ था और असुरक्षित था, तो चीजें कुछ ही सेकंड में भयावह रूप से खतरनाक हो सकती थीं। जब तक कि यह कोई अंतिम उपाय न बन जाए और कोई विकल्प न बचे, मून केकड़ों के किनारे पर खुद को प्रकट करने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करने में पूरी तरह से संतुष्ट था, जहां उसने बढ़त हासिल की थी। और उसका धैर्य फलित हुआ। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पानी की सतह के नीचे से आकृतियां उभरने लगीं। गहराई से आ रहे कई बड़े रूप। 6 लाल केकड़ों का एक समूह लहरों से उभरा, हर एक पिछले नमूनों की तुलना में काफी बड़ा और अधिक भारी बख्तरबंद था, जिनसे वे लड़े थे। उनके गोले स्पष्ट रूप से एक अलग गुणवत्ता के थे, वे सघन थे और उनमें धात्विक चमक थी। चंद्रमा ने उनमें से एक पर अपनी धारणा केंद्रित की और सिस्टम जानकारी सामने आई। द्वीप केकड़ा, स्तर 25, उत्तम। चंद्रमा प्रश्नवाचक दृष्टि से सेलीन की ओर मुड़ा। ये प्रथम अभयारण्य के लिए अधिकतम स्तर हैं। इन सभी को आपको अंतः स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अनुभव प्रदान करना चाहिए, है ना? सेलीन ने मानसिक रूप से अपने वर्तमान अनुभव की जांच की, फिर उसके चेहरे पर एक नरम प्रतिस्पर्धी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, ये 6 निश्चित रूप से मुझे 24वें स्तर की दहलीज पर धकेलने के लिए पर्याप्त होंगे। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो शायद 24वें स्तर तक भी पहुंच सकता हूं। तो फिर वे सब तुम्हारे हैं, मून ने उसे जगह देने के लिए पीछे हटते हुए कहा। अगर चीजें खतरनाक हो जाती हैं तो हम सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन अधिकतम अनुभव लाभ के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से संभालने का प्रयास करें। सेलीन ने अपने पोर चटकाए, अपने शुरुआती हमले की तैयारी करते समय मन पहले से ही उसके हाथों के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। 6 स्तर के 25 केकड़े धीरे धीरे समुद्र तट की ओर बढ़े, उनके विशाल चिमटे खतरनाक ढंग से ऊपर उठे हुए थे। और सेलीन अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी। 6 विशाल स्तर के 25 केकड़े सहज रूप से फैल गए। उनका मुकाबला अनुभव इस बात से स्पष्ट है कि कैसे उन्होंने सीधे हमला करने के बजाय सेलीन को कई कोनों से घेरने का प्रयास किया। सेलीन ने उन्हें अपना घेरा पूरा करने का मौका नहीं दिया।
उसने दोनों हथेलियां समुद्र तट पर पटक दीं और रेत पृथ्वी के विस्फोट के साथ ऊपर की ओर उभर आई। संपीड़ित पत्थर की कीलें दो केकड़ों के नीचे से एक साथ फूटती हैं और उन नरम जोड़ों को छेदती हैं जहां उनके पैर के खंड उनके शरीर से जुड़े होते हैं। केकड़े चिल्लाने लगे और लड़खड़ाने लगे, उनकी गतिशीलता बुरी तरह प्रभावित हुई। इससे पहले कि अन्य लोग प्रतिक्रिया दे सकें, सेलीन ने निर्बाध रूप से हवा में हेरफेर करना शुरू कर दिया। एक केंद्रित वायु ब्लेड एक अदृश्य गिलोटिन की तरह आगे की ओर चला गया, जिससे एक केकड़े की आंख के डंठल टूट गए। चीख! जीव खाली हवा में अपने चिमटे को चटकाते हुए आंख मूंदकर पीछे हट गया। एक चौथा केकड़ा आश्चर्यजनक गति से सेलीन की ओर बढ़ा। उसके विशाल पंजे का लक्ष्य उसके धड़ को कुचलना था। उसने पानी की एक घूमती हुई बाधा को बुलाकर जवाब दिया, जिसने पिंसर को मध्य स्ट्राइक में पकड़ लिया, तरल कुशनिंग और बल को हानिरहित तरीके से किनारे पर पुनर्निर्देशित कर दिया। उसी तरल गति में सेलीन ने केकड़े के फंसे हुए पंजे के आसपास के पानी को तेजी से गर्म कर दिया, जिससे वह अपने पानी और आग की समानता के बीच तेजी से घूम रही थी। जैसे ही भाप बाहर की ओर फूटी, अत्यधिक गर्म तरल पदार्थ ने प्राणी के खोल के नीचे के नरम ऊतकों को झुलसा दिया। केकड़े ने पीड़ा भरी चीख निकाली और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सेलीन पहले ही पृथ्वी तत्व में वापस चली गई थी। रेत से पत्थर की बेड़ियां फूट पड़ी, जिससे उसके पैर अपनी जगह पर टिक गए। उसके परिवर्तन दोषरहित हैं। यारा ने पूर्ण विस्मय में सांस ली। उसकी आंखें सेलीन के युद्ध प्रदर्शन पर टिकी थीं। जिस तरह से वह बिना किसी हिचकिचाहट या व्यर्थ हलचल के इन जादुई तत्वों के बीच चलती है, यह नदी में पानी के प्रवाह को देखने जैसा है, बहुत कोमल, प्राकृतिक और सहज। मून ने सिर हिलाया। सेलीन के साथ कई बार लड़ने के बावजूद भी वह उतना ही प्रभावित था। वह प्रतिभाशाली है। मौलिक नियंत्रण के उस स्तर के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। सेलीन को अपने विशाल पंजों के बीच पकड़ने की कोशिश करते हुए दो केकड़ों ने विपरीत दिशाओं से एक समन्वित पिंसर हमले का प्रयास किया। वह नीचे गिर गई, दोनों हमलों को बिना किसी हानि के ऊपर से गुजरने दिया, फिर सीधे ऊपर की ओर एक केंद्रित अग्नि विस्फोट किया जिसने दोनों प्राणियों को एक साथ घेर लिया। आग की लपटों ने उन्हें तुरंत नहीं मारा, उनके मोटे गोले ने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की, लेकिन तीव्र गर्मी ने उन्हें रक्षात्मक रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे सेलेन को आवश्यक उद्घाटन मिल गया। उसने अपना फायदा बेरहमी से दबाया। हवा के झोंकों से पैर के जोड़ टूट गए। पृथ्वी स्पाइक्स को कवच में कमजोर अंतराल मिले। पानी के हेरफेर ने रेतीले समुद्र तट पर उनके संतुलन और पैर को बिगाड़ दिया। आग के हमलों ने खुले स्थानों का फायदा उठाया और उन्हें रक्षात्मक स्थिति में पहुंचा दिया। एक एक करके केकड़े गिरते गए। काश मैं भी उस तरह लड़ पाती, यारा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में लालसा का भाव था। ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करना, उस तरह की महारत के साथ कई तत्वों को नियंत्रित करना, यह अविश्वसनीय है। वह इसे इतना आसान दिखाती है, लेकिन मुझे पता है कि इसके लिए अत्यधिक कौशल, प्रशिक्षण और प्रतिभा की आवश्यकता होगी। उसकी अभिव्यक्ति में प्रशंसा और उदासी का मिश्रण दिख रहा था। मैंने अपने पूरे जीवन में धनुष और तीर के साथ प्रशिक्षण लिया है, लेकिन मेरे पास कभी भी उसकी जैसी क्षमताएं नहीं होंगी। हमारे लोग इस दायरे तक सीमित हैं, हम एक निश्चित बिंदु से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके पास ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है। वह उतनी ही मजबूत बन सकती है जितना वह काम करने को तैयार है। अध्याय 153 सेलीन का लाभ। चंद्रमा ने यारा की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति में दुख भरी लालसा देखी। उन्होंने उस भावना को, सीमाओं को पार करने की इच्छा को, उन सीमाओं से परे पहुंचने की इच्छा को समझा जिन्हें अन्य लोग निरपेक्ष मानते थे। उसने ठीक उसी अनुभूति को महसूस किया था जब सिस्टम द्वारा उसे शून्य के रूप में आंका गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई थी, और ऐसा ही हुआ। एक ऐसी सीमा के साथ पैदा होना जो दूसरों के पास नहीं थी, उसे संभालना आसान नहीं था। यह चुनौतियों के अपने सेट के साथ आया था जिनसे पार पाना मुश्किल था। एक क्षण विचार करने के बाद चंद्रमा ध्यान से बोला, यारा, इस दायरे के बाहर भी एक दुनिया है। जांच करने और अनुभव करने लायक एक विशाल दुनिया।
यह उन आश्चर्यों और अवसरों से भरा है जिनका आपके लोगों ने कभी सामना नहीं किया है। एक बार जब हम इस जगह को छोड़ने की क्षमता रखते हैं और अंततः हमें कोई रास्ता मिल जाएगा, तो आप चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। आप उस दुनिया को स्वयं देख सकते हैं, संभावित रूप से अपने लोगों को यहाँ बांधे रखने वाली सीमाओं को तोड़ने के तरीके भी खोज सकते हैं। अप्रत्याशित प्रस्ताव पर यारा की आंखें आश्चर्य और आशा से चौड़ी हो गईं। लेकिन चंद्रमा की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। हालांकि मुझे इसमें शामिल जोखिमों के बारे में पूरी तरह से ईमानदार होने की आवश्यकता है। लूनारिस से परे की दुनिया विशाल है, हाँ, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक भी है। यह अज्ञात और खतरों से भरा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बाहर का हर कोई आपके कबीले की तरह दयालु या सम्माननीय नहीं है। उसकी आवाज तेज हो गई। ज्यादातर लोग लाभ पाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के हत्या कर देते हैं, चाहे वह संसाधन हो, शक्ति हो, क्षेत्र हो, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं। वे अपनी दुनिया के साथ आपकी अपरिचितता का फायदा उठा सकते हैं। वे आपका शोषण कर सकते हैं, आपको गुलाम बना सकते हैं, या बिना किसी दया के आपको मार सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अलग या कमजोर हैं। चांद सीधे उसकी आंखों से मिला। और एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक बार जाने के बाद आप इस स्थान पर कभी लौट पाएंगे। जो तंत्र हमें यहाँ लाए हैं वे एक तरफा हो सकते हैं। आप अपने कबीले, अपने परिवार, उन सभी चीजों से स्थायी रूप से अलग हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं। जब तक आप दाता की शक्ति तक नहीं पहुंच जाते जो किसी तरह यहां आने में सक्षम था, लेकिन ऐसा करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। यह एक आसान रास्ता नहीं है। यारा की अभिव्यक्ति उत्साह से अनिश्चितता में बदल गई। मून के शब्द स्पष्ट रूप से उसकी समझ को प्रभावित कर रहे थे कि इस तरह के विकल्प का उसके जीवन में क्या मतलब होगा। वह झिझकी, उसने अपना मुंह खोला जैसे कि जवाब देना हो, और फिर बिना कुछ बोले उसे बंद कर दिया। चंद्रमा की गहन पेशकश पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया देने से बचने के लिए उसकी आंखें सेलीन की लड़ाई को देखने के लिए वापस चली गईं। अंतिम 3 केकड़े एक के बाद एक गिर गए क्योंकि सेलीन ने एक विनाशकारी हमले को अंजाम दिया, जिसमें स्थिर करने के लिए पृथ्वी की कीलें, ध्यान भटकाने के लिए हवा की धारें और खुली सुरक्षा के माध्यम से घातक हमले करने के लिए आग शामिल थी। सेलीन 6 विशाल लाशों के बीच खड़ी थी। उसकी सांसें सामान्य से कम चल रही थीं, उसकी आंखें विजय से चमक रही थीं क्योंकि उसकी दृष्टि में सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे थे। अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान बिखेरते हुए सेलीन चंद्रमा की ओर मुड़ी और व्यावहारिक रूप से उत्साह से चिल्लाई, मैं 24वें स्तर पर पहुंच गई। एक और स्तर और मैं अपनी कक्षा में उन्नति का प्रयास कर सकती हूँ। सेलीन समूह की ओर वापस दौड़ी, अभी भी प्रगति की भावना पर सवार थी। चंद्रमा मोटे तौर पर मुस्कुराया। उत्कृष्ट कार्य। वह लड़ाई प्रभावशाली थी। अब आपकी सांसें पहले की तुलना में कहीं अधिक नियंत्रित हो गई हैं। गहन युद्ध के बाद अब आप जोर से नहीं हाँफ रहे हैं। सेलीन ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। वह स्पष्ट रूप से अपनी प्रगति से प्रसन्न थी। हाँ, मेरे स्तर में वृद्धि के कारण मेरी संविधान विशेषता स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। मैंने जानबूझकर अपने अर्जित विशेषता बिंदुओं में से कई को विशेष रूप से संविधान में निवेश किया है, इसलिए मैं खुद को उतनी जल्दी थका नहीं देता जितना मैंने तब किया था जब हमने पहली बार एक साथ काम करना शुरू किया था। इस बीच मिराज ने सभी की व्याकुलता का फायदा उठाते हुए चुपचाप मृत केकड़े के शवों के पास पहुंच गया और उन्हें भूख से खाना शुरू कर दिया। चंद्रमा ने अपनी परिधीय दृष्टि से व्यवहार को देखा, लेकिन जानबूझकर अनजान बना रहा। उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कान बज रही थी। जब मैंने पहली बार उसे जागने वालों के समूह से उठाया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह लोलुपता का अवतार होगा, मून ने बड़े मजे से सोचा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके विकास और निरंतर वृद्धि के लिए भारी भोजन की आवश्यकता होती है। उसे खाने दो, हम कभी भी इस जगह से नहीं जाएंगे। यारा ने जटिल भावनाओं के साथ सेलेन के उल्लासपूर्ण उत्सव को देखा
उसने अपने दोस्त की उपलब्धि के लिए वास्तविक राहत और खुशी महसूस की, साथ ही लूनारिस से परे रहस्यमय दुनिया के बारे में चंद्रमा के पहले शब्दों से अनिश्चितता भी महसूस की। हालांकि वे अब मून द्वारा दिए गए प्रस्ताव के बारे में सीधे तौर पर बात नहीं करते थे, फिर भी यह यारा के दिल में मजबूती से बसा हुआ था, जिसे भूलना या पूरी तरह से खारिज करना असंभव था। सेलीन ने अपने अद्यतन आंकड़ों और संसाधनों की समीक्षा करने के लिए अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली। उसकी नज़र तुरंत महत्वपूर्ण जानकारी पर पड़ी जिसे वह सावधानीपूर्वक ट्रैक कर रही थी। अंततः वह अपने प्राथमिक कौशल को एपिक रैंक तक विकसित करने के लिए संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जीवन संचय करने में कामयाब रही, जिस उन्नयन के लिए वह जागने के बाद से काम कर रही थी। लेकिन इस मील के पत्थर को हासिल करने के बावजूद सेलीन को वास्तव में विकास को क्रियान्वित करने के बारे में गहरा विरोधाभास महसूस हुआ। विकास की लागत अविश्वसनीय रूप से अधिक थी। अपने मुख्य कौशल को रेयर से एपिक स्तर तक आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जीवन का निवेश करने पर उसके पास रिजर्व में लगभग कुछ भी नहीं बचेगा। यदि वह इस दायरे में एक बार भी मर गई तो उसके पास 500 लोगों की मौत की सजा भुगतने के लिए पर्याप्त जीवन नहीं होगा। सुरक्षित क्षेत्रों के विपरीत, जहां मरने का मतलब केवल प्रबंधनीय डिबफ के साथ फिर से पैदा होना है, यह छिपा हुआ क्षेत्र भयावह रूप से खतरनाक था। यदि वह कीमत का भुगतान नहीं कर पाती है तो यहां मौत की सजा उसे स्थायी रूप से देगी। हालांकि मरने और दोबारा पैदा होने से कई तरह की समस्याएं पैदा हुईं, जिससे वह अस्थायी रूप से काफी कमजोर हो गई, फिर भी वह मूल रूप से जीवित रहेगी। चंद्रमा की सुरक्षा और समर्थन से मृत्यु होने पर वह अपने अगले जीवन में जीवित रह सकती थी। लेकिन अगर उसने कौशल विकास पर सब कुछ खर्च कर दिया और फिर मर गई, तब उसका परिणाम सच्ची मृत्यु होगी। झिझकने और जोखिम बनाम इनाम की मानसिक गणना करने के बाद सेलीन ने अपना निर्णय लिया। वह फिलहाल अपने कौशल को उन्नत करने पर रोक लगाएगी। वे वर्तमान में जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे वे बहुत खतरनाक थीं, और अभी इतना बड़ा जुआ खेलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वह तब तक इंतजार कर सकती थी जब तक कि वे इस क्षेत्र को साफ नहीं कर लेते और विकास निवेश करने से पहले सुरक्षित क्षेत्र में वापस नहीं लौट आते। अध्याय 154 केकड़े राजा का उदय 1। सेलीन ने चुपचाप चंद्रमा की ओर देखा, जो हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी गहरी नजर समुद्र के पानी पर टिकी हुई थी और वह केकड़े राजा के अपरिहार्य रूप से प्रकट होने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। सेलीन ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सोचा, फिलहाल हमारे सामने आने वाले अधिकांश खतरों को संभालने के लिए वह काफी मजबूत है। अभी थोड़ी अधिक शक्ति हासिल करने के लिए मुझे स्थायी मृत्यु का जोखिम उठाने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं जीवित हूं और उपयोगी बना हुआ हूं, मुझे विश्वास है कि अगर कुछ खतरनाक होता है तो वह मेरी रक्षा करेगा। यही चतुर खेल है। एक बार जब हम सामान्य क्षेत्र में वापस आ जाएंगे और मेरे पास उचित सुरक्षा मार्जिन होगा, तो मैं विकास में निवेश करूंगा। मूर्खतापूर्वक मरने का कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं अधीर था। सेलीन के आंतरिक विचार वीरतापूर्ण या परोपकारी के बजाय व्यावहारिक और आत्मसंरक्षण वाले थे। उसने बहुत पहले ही जान लिया था कि जीवित रहने का मतलब अक्सर लापरवाही से साहसी विकल्प चुनने के बजाय स्मार्ट, परिकलित विकल्प चुनना होता है। और अभी वस्तुनिष्ठ रूप से स्मार्ट विकल्प का मतलब जीवित और कार्यात्मक रहना है, जबकि मून ने कठिन लड़ाई लड़ी, जिसके अद्वितीय फायदे ने उसे इसके लिए बेहतर अनुकूल बना दिया। वह बेहतर परिस्थितियों का इंतजार कर सकती थी। समुद्र तट पर निगरानी करते करते धीरे धीरे कई घंटे बीत गए और रात धीरे धीरे एक उतरते पर्दे की तरह आकाश के चारों ओर अपना अंधेरा लपेटने लगी। उकसावे और बढ़ते केकड़े हताहतों के बावजूद क्रैब किंग सामने नहीं आया। चंद्रमा देरी से विशेष रूप से हड़बड़ी या चिंतित नहीं था। कल सुबह भी यही शिकार जारी रहेगा। चंद्रमा ने कहा, या तो क्रैब किंग अंततः अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बाहर आता है, या इसकी पूरी प्रजाति कभी भी तटरेखा पर नहीं आने के लिए सीख लेगी। मून ने कहा, उसकी नजर दूर जाने से पहले एक आखिरी बार भ्रामक रूप से शांत समुद्र की सतह पर पड़ी। अगली सुबह मून और अन्य लोग पहले से ही तटरेखा पर तैनात थे और इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नजर उथले पानी से निकल रहे केकड़ों के एक बड़े समूह पर पड़ी।
लगभग 20 जीव कवचों के समूह में एक साथ आगे बढ़े। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी संख्या बढ़ा दी थी क्योंकि उन्हें वास्तव में खतरा महसूस हुआ था और वे अपने पूर्ववर्तियों की तरह अलग थलग होने और एक एक करके हटाए जाने से बचना चाहते थे। संख्या में सुरक्षा कुछ जातियों को छोड़कर अधिकांश जातियों द्वारा अपनाई गई एक सार्वभौमिक अस्तित्व रणनीति, जिन्होंने अकेलेपन में एकांत पाया। उलझने से पहले मून ने सभी 4 प्रमुख दिशाओं में आसपास के क्षेत्र की त्वरित खुफिया जांच का आदेश दिया, विशेष रूप से किसी भी विधर्मी उपस्थिति की जांच की जो स्थिति को जटिल बना सकती है। सावी योद्धा यारा के अनुवाद के माध्यम से अपनी रिपोर्ट के साथ लौटने से पहले पूरी तरह से स्काउटिंग करते हुए कुशलतापूर्वक तितर-बितर हो गए। जब उन्होंने अपनी खोज पूरी की तो परिणाम स्पष्ट था, उन्हें पता लगाने की सीमा के भीतर कोई विधर्मी स्काउट या गश्ती दल नहीं मिला। शत्रु सेना अभी भी इस तटीय क्षेत्र में नहीं पहुंची थी, जिससे चंद्रमा आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें कल के नरसंहार के बाद अब तक आक्रामक जवाबी कार्रवाई की उम्मीद थी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। मून ने सिद्धांत दिया, हो सकता है कि वे जल्दबाजी में बदला लेने के बजाय सावधानी से अपने अगले रणनीतिक कदम की योजना बना रहे हों। खुफिया जानकारी जुटाना, उनके नेतृत्व के साथ समन्वय करना, संभवतः उनके संरक्षक जानवर को भी शामिल करने की तैयारी करना। किसी भी तरह जब वे आखिरकार अपनी सेनाएं भेजेंगे तो वे अपने ही अंत की ओर बढ़ रहे होंगे। मैं तैयार हूं और इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने अपना ध्यान वापस तात्कालिक स्थिति की ओर लगाया। 20 केकड़े अपनी संरचना में धीरे धीरे समुद्र तट की ओर बढ़ रहे थे, संभवतः शिकार या पिछले हमलों के अपराधियों की तलाश में थे। चंद्रमा ने हल्के से सिर हिलाते हुए सेलीन की ओर देखा। कल की तरह ही रणनीति। आप अनुभव लाभ के लिए प्राथमिक सहभागिता अपनाते हैं। उसने अपने चेहरे पर फैली हुई हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, जो पहले से ही मन को तैयारी में लगा रही थी। व्यावहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से अपनी हथियार दक्षता को बढ़ाने के लिए युद्ध के अवसर का उपयोग करने की तैयारी करते हुए चंद्रमा ने स्थानिक भंडारण से अपना खंजर वापस ले लिया। प्रत्येक जुड़ाव ने उनकी मांसपेशियों की स्मृति को और अधिक परिष्कृत किया। पिछले दिन सेलेन के प्रभावशाली प्रदर्शन को देखकर स्पष्ट रूप से प्रेरित और अधिक सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए उत्सुक यारा ने भी आगे कदम बढ़ाया। क्या मैं इस बार लड़ाई में शामिल हो सकता हूं? मैं मदद करना चाहता हूं। मून ने संक्षेप में विचार किया, फिर सहमति में सिर हिलाया। वह बता सकता है कि सावी मेडेन भाग लेना चाहती थी और उसे मना करने से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। अपने धनुष के साथ सीमा पर रहें। किलशॉट्स की कोशिश करने के बजाय उनके समन्वय को बाधित करने और खुलेपन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। सेलीन को हमसे अधिक अनुभव की आवश्यकता है। अपना धनुष तैयार करते समय यारा का चेहरा चमक उठा। तब तक अंतः क्षेत्र में लड़ाई की आवाज गूंज उठी। विनाश की विभिन्न अवस्थाओं में 20 केकड़ों के शव तटरेखा पर फैले हुए थे। मून, सेलीन और यारा ने अपनी शक्ति और कुशल टीम वर्क से पूरे समूह को खत्म कर दिया था। बड़ी संख्या में शामिल होने और क्रैब किंग को अंततः खुद को प्रकट करने के लिए उकसाने के विशिष्ट लक्ष्य के कारण मून ने सब कुछ सेलीन पर छोड़ने के बजाय स्वयं कई केकड़ों को मारने में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने अपने मौलिक हेरफेर और खंजर के काम का संयोजन में उपयोग किया, समग्र शरीर गणना में योगदान करते हुए अपनी करीबी लड़ाई तकनीकों को परिष्कृत किया। हालांकि चंद्रमा पहले ही अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका था और हत्याओं से अधिक स्तर हासिल नहीं कर सका, जीवन संचय अभी भी उसके भंडार में गिना जाता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसकी विकास प्रक्रिया के दौरान अर्जित सभी अनुभव को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसकी गणना तब की जाएगी जब वह अपने उन्नति कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा। भले ही व्यक्तिगत स्तर के 24 और 25 केकड़ों का अनुभव मूल्य उसके पावर स्तर के किसी व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय रूप से उच्च नहीं था, फिर भी संचित लाभ मायने रखता है। मांस तब भी मांस ही था, भले ही प्रत्येक टुकड़ा सिर्फ एक टुकड़ा हो, पर्याप्त छोटे टुकड़े अंतःपूर्ण भोजन बन गए। आपने लेवल 24 द्वीप केकड़े को मार डाला है। आपने 250 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने लेवल 25 द्वीप केकड़े को मार डाला है। आपने 300 जीवन प्राप्त किए हैं।
आपने लेवल 24 द्वीप केकड़े को मार डाला है। आपने 240 जीवन प्राप्त किए हैं। स्तर में आगे बढ़ने में असमर्थ होने के बावजूद चंद्रमा का जीवन कुल लगातार चढ़ता रहा। अब संचित प्रत्येक संसाधन बाद में मूल्यवान होगा जब वह अंततः विकसित होगा और नए एपिक रैंक कौशल विकसित करने या मौजूदा को अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। सेलिन ने अनुभव का एक और हिस्सा भी हासिल कर लिया था, हालांकि अभी तक वह इतना नहीं था कि उसे 25 के स्तर तक पहुंचा सके। जैसे ही आखिरी केकड़ा गिरा और उसका शरीर खून से सनी रेत पर गिर गया, चंद्रमा ने ध्यान केंद्रित तीव्रता के साथ अपनी दृष्टि वापस समुद्र की ओर कर दी। 2 दिनों में 41 केकड़े मारे गए। केकड़े राजा को जल्द ही जवाब देना पड़ा। निरंतर उकसावे को नजरअंदाज करना पूरी तरह से असंभव होता जा रहा था। अध्याय 155 केकड़े राजा का उदय 2। मून के मन में इस बात को लेकर संदेह घर कर गया कि क्या उन्होंने जो रणनीति अपनाई वह सही थी। यारा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बड़ी संख्या में केकड़ों को मारने के कारण ही पिछली बार क्रैब किंग की उपस्थिति हुई थी? मून ने यह सुनिश्चित करते हुए पूछा कि उन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण विवरण नहीं छोड़ा है या तंत्र को गलत नहीं समझा है। क्योंकि अगर कोई अन्य शर्त है जिसे हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ समय बर्बाद कर सकते हैं। यारा की अभिव्यक्ति में दृढ़ विश्वास के साथ अनिश्चितता मिश्रित दिखाई दे रही थी। हाँ, यह वही है जो हमारे लोगों ने रिकॉर्ड किया था और जो जीवित बचे लोगों ने रिपोर्ट किया था। एक बड़े शिकार अभियान में कई दिनों में कई केकड़े मारे गए और फिर केकड़ा राजा क्रोध के साथ उभरा। लेकिन वह ईमानदारी से आगे बढ़ने से पहले झिझकी, अतिरिक्त छिपे हुए कारक या ट्रिगर हो सकते हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं समझते हैं। हमने पहले कभी जानबूझकर इसे बुलाने की कोशिश नहीं की है। पिछली मुठभेड़ आकस्मिक थी। सटीक तंत्र सिर्फ संख्याओं की तुलना में अधिक जटिल हो सकता है। चंद्रमा ने उनकी बुद्धि की सीमा को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। वे अधूरी जानकारी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन यह उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी थी। मिराज ने केकड़े की लाशों को उत्साहपूर्वक खाना जारी रखते हुए संतोषपूर्वक हिनहिनाया। उसकी भूख अथाह लग रही थी। पिछले 2 दिनों में अपने निरंतर उपभोग से मिराज पहले ही 18 के स्तर तक पहुंच गया था, अविश्वसनीय रूप से छोटी अवधि में कई बार ऊपर। उनके हालिया विकास ने मौलिक रूप से उनकी विकास क्षमता को बढ़ाया है, जिसने सीधे तौर पर उनकी तीव्र सुधार दर में योगदान दिया है। मून मिराज की प्रगति से प्रसन्न थे। एक मजबूत माउंट का मतलब बेहतर गतिशीलता और लचीलापन है। जैसे ही वे खड़े होकर शांत समुद्र की सतह को देख रहे थे, गहरे पानी में कहीं से एक आवाज निकलने लगी। थूम थूम थूम। आवाज लगातार तेज होती गई, जैसे नीचे बहुत बड़े पैमाने पर गड़गड़ाहट हो रही हो। क्या आप यह सुनते हैं? मून ने तेजी से कहा, तुरंत पूरी तरह सतर्क हो गया। उसका दिल प्रत्याशा और एड्रेनालाइन से तेजी से धड़कने लगा। सभी ने अपना ध्यान समुद्र की ओर लगाया। हथियार सहज रूप से तैयार थे। आवाज करीब और तेज होती जा रही थी। थूम थूम थूम। पानी अस्वाभाविक रूप से परेशान करने लगा। सतह के नीचे कोई बड़ी चीज घूम रही थी जो किनारे के पास आते ही पानी की भारी मात्रा को विस्थापित कर रही थी। यारा का चेहरा पीला पड़ गया। वह ध्वनि, मैंने उसका वर्णन सुना है। जीवित बचे लोगों ने उन पदचापों के बारे में बात की थी जिन्होंने पृथ्वी को हिला दिया था। उसकी आवाज डर की भावना से भरी फुसफुसाहट में बदल गई। केकड़ा राजा आ रहा है। चंद्रमा की पकड़ उसके कर्मचारियों पर मजबूत हो गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। समुद्र का पानी जोर जोर से मथने लगा। लहरें अस्वाभाविक रूप से एक दूसरे से टकराने लगीं, जैसे नीचे की गहराई से कोई भारी चीज उठी। फिर केकड़ा राजा उभरा। जीव बिल्कुल विशाल था, पूरी तरह से फैलाए जाने पर 4 मीटर ऊंचा खड़ा था। उसका शरीर पॉलिश किए हुए माणिक की तरह गहरे लाल रंग के कवच से ढका हुआ था। जहां सामान्य केकड़ों के पास 2 पंजे होते थे, वहीं क्रैब किंग के पास जोड़े में व्यवस्थित 4 विशाल चिमटे थे। उसकी आंखें विशाल और बिल्कुल गोल थीं, जो उसके खोल से बाहर निकली हुई थीं। वे अमानवीय गोले सीधे चंद्रमा और उसके साथियों को असंदिग्ध शत्रुता और झुंझलाहट से घूरते थे। जहां भी केकड़ा राजा गया,
पानी नाटकीय रूप से विभाजित हो गया, उसके शरीर से दूर बह गया, जैसे कि समुद्र ने स्वयं उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया हो और उसके मार्ग के लिए रास्ता बना दिया हो। समुद्र तट पर हर तेज कदम के कारण कंपन पैदा होता था, जिसे चंद्रमा अपने पैरों के तलवों से महसूस कर सकता था। थूम क्रिम्सन टाइटन के पीछे लगभग 20 अतिरिक्त केकड़े गठन में सर्फ से उभरे, जैसे सैनिक युद्ध में अपने कमांडर का पीछा कर रहे हों। उन्होंने अपने राजा के चारों ओर एक पंक्ति बना ली। यह दृश्य एक साथ भव्य और भयावह था। चंद्रमा ने नाटकीय प्रवेश को डर के बजाय बढ़ती उत्तेजना के साथ देखा। उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान फैल गई। आखिरकार आपने सामने आने का फैसला कर लिया है, हो? मैं सोचने लगा था कि इससे पहले कि आप छुपकर बाहर आएं, मुझे आपके और भी लोगों को खाना पड़ेगा। सामने के दृश्य और अब उनके सामने मौजूद भारी खतरे के बावजूद मून के व्यंग्यात्मक स्वर पर यारा का मुंह अनायास ही हिल गया। मून ने अपना सिर अपने साथियों की ओर घुमाया, हालांकि उसकी नजर अभी भी पास आ रहे क्रैब किंग पर थी। मैं बड़े आदमी को संभाल लूंगा। क्या आप सभी उसके बाकी एस्कॉर्ट को संभाल सकते हैं? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। सेलीन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाने से पहले गणना करने वाली आंखों से साथ आए 20 केकड़ों का अध्ययन किया। मैं बिना किसी बड़ी समस्या के लगभग 10 या उससे अधिक समस्याओं को संभाल सकता हूं। जहां तक बाकी की समस्याओं का सवाल है, मुझे लगता है कि यारा और योद्धा उनकी देखभाल कर सकते हैं। यारा ने अपने धनुष को कसकर पकड़ लिया और उसकी अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले डर के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया। हम में से प्रत्येक बिना किसी बड़ी समस्या के 2 विरोधियों को संभाल सकता है, इसलिए संख्याएं काम करनी चाहिए। बस कृपया उस राक्षस चंद्रमा से सावधान रहें। क्रैब किंग द्वारा प्रेरित स्पष्ट आतंक के बावजूद सावी योद्धा रक्षात्मक स्थिति में चले गए। उनके हथियार तैयार थे। जैसे ही उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया, चंद्रमा की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। उसके जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई की तैयारी के लिए उसके शरीर में मन पहले से ही उमड़ने लगा था। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं इसका इंतजार कर रहा था, चंद्रमा ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। क्रैब किंग ने एक गगनभेदी चीख निकाली जो पूरे समुद्र तट पर गूंज गई, चंद्रमा को चुनौती दी और अपने प्रभुत्व की घोषणा की। स्क्री! फिर यह चार्ज हो गया। चंद्रमा ने तुरंत अपने बाएं हाथ के माध्यम से अपने बिजली के तत्व को प्रवाहित किया और हवा के माध्यम से उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा को निकट आ रहे राक्षस की ओर एक कर्कश बोल्ट जारी किया। जबकि बिजली ने क्रैब किंग के बख्तरबंद कारपेट पर हमला किया, जिससे उसके शरीर में बिजली प्रवाहित होने से वह बीच बीच में चीखने और लड़खड़ाने लगा। जीव क्षण भर के लिए रुक गया। उसके विशाल पैर झटके से लॉक हो गए। मून ने आदेश जारी करने के लिए संक्षिप्त शुरुआत का लाभ उठाया। फैल जाओ, दूसरों को संभालो। उनके साथियों ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के अनुपालन किया, 20 एस्कॉर्ट केकड़ों को शामिल करने और उन्हें अपने राजा के साथ टकराव के दौरान चंद्रमा को परेशान करने से रोकने के लिए अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। चंद्रमा का पूरा ध्यान उसके सामने लाल रंग के टाइटन पर लौट आया। अपने शुरुआती अहंकारी आरोप के विपरीत क्रैब किंग अब स्पष्ट रूप से सतर्क था। उसे उस बिजली के हमले से वास्तविक पीड़ा महसूस हुई थी और उसके पास यह समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि थी कि एक और बिना सोचे समझे आगे बढ़ने से गंभीर नुकसान हो सकता है। सुरक्षित दृष्टिकोण अपनाते हुए क्रैब किंग की रणनीति तुरंत बदल गई। इसके पीछे समुद्र से पानी एक अप्राकृतिक स्तंभ के रूप में ऊपर उठने लगा, जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए एक विशाल लहर में एकत्रित हो गया। केकड़े राजा ने अपने 4 चिमटों में से एक से इशारा किया और जमा हुआ पानी जबरदस्त ताकत के साथ चंद्रमा की ओर आगे बढ़ा। चंद्रमा की भौहें चिंता की बजाय दिलचस्पी से ऊपर उठ गईं। तो यह पानी को नियंत्रित कर सकता है। दिलचस्प। अध्याय 156 चंद्रमा बनाम केकड़ा राजा। चंद्रमा ने जल्दी से अपने हाथों के बीच एक बड़ा आग का गोला बनाया और उसे सीधे पानी की आने वाली लहर की ओर लॉन्च किया। वाह! हवा में पानी और आग के बीच जोरदार टक्कर हुई। अत्यधिक गर्म आग की लपटों ने भारी मात्रा में तरल पदार्थ को उबाल दिया,
जिससे भाप का एक विस्फोटक बादल बन गया जो ऊपर की ओर उठा और युद्ध के मैदान में दृश्यता को अस्पष्ट कर दिया, जिससे बाकी सभी को बेहतर दृश्य के लिए स्थिति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही चंद्रमा भाप आवरण के माध्यम से एक और बिजली के हमले को प्रसारित करने के लिए तैयार हुआ, उसने अचानक महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की रेत अप्राकृतिक इरादे से हिलने लगी है। उसने शुद्ध प्रवृत्ति के आधार पर तुरंत छलांग लगा दी, लेकिन छलांग के बीच में ही आश्चर्यजनक गति से रेत ने उसके एक पैर को पकड़ लिया। रेत उसके टखने के चारों ओर बेड़ी की तरह सख्त हो गई। उसकी गति अचानक बाधित हो गई, जिससे उसका प्रक्षेप पथ गड़बड़ा गया और उसे अजीब तरह से जमीन पर उतरना पड़ा। यह रेत को भी नियंत्रित कर सकता है। चंद्रमा की मुस्कुराहट हताशा के बजाय वास्तविक उत्साह से चौड़ी हो गई। अच्छा, यह वास्तव में एक एस रैंक जानवर है। यह बिल्कुल वही चुनौती है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। चंद्रमा ने पानी के एक झोंके से रेत के बंधन को तोड़ दिया। जैसे ही एक दबावयुक्त पानी का भाला केकड़े राजा की ओर से अपनी पिछली स्थिति की ओर चिल्लाता हुआ आया, वैसे ही वह मुक्त हो गया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। टकरा जाना। तेज गति से पानी का हमला उस ताड़ के पेड़ पर हुआ जिसके पीछे चंद्रमा खड़ा था। बल इतना जबरदस्त था कि उसने मोटे तने को पूरी तरह से आधा काट दिया। प्रक्षेप्य गिरते हुए पेड़ के बीच से गुजरता रहा और अंत में नष्ट होने से पहले इसके पीछे कई और पेड़ों को ध्वस्त कर दिया। यदि इसका सीधा संबंध चंद्रमा से होता तो यह उसकी सिल्वर स्किन रक्षा की परवाह किए बिना सीधे उसके शरीर में घुस जाता। केकड़ा राजा खतरनाक था और चंद्रमा इससे अधिक रोमांचित नहीं हो सकता था। आक्रामक पिंसर क्लिक के साथ उस पर हमला कर रहे केकड़ों में से एक की ओर तीर छोड़ने के बाद यारा एक संक्षिप्त खतरनाक क्षण के लिए अपना ध्यान खोए बिना नहीं रह सकी। थ्विप। तीर ने प्राणी के कठोर खोल पर काफी ताकत से प्रहार किया, जिससे मकड़ी को बख्तरबंद सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं, लेकिन वे पूरी तरह से नहीं घुस पाईं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। लेकिन यारा का ध्यान पहले ही कहीं और चला गया था। उसकी आंखें समुद्र तट के नीचे होने वाले महाकाव्य टकराव की ओर आकर्षित हो गईं। चंद्रमा इतना मजबूत कैसे है? यारा ने विस्मय और अविश्वास के साथ सोचा। केकड़ा राजा शायद हमारे अपने कबीले संरक्षक सफेद हंस से थोड़ा ही कमजोर है, जो हमारे पूरे कबीले की रक्षा करता है। फिर भी वह इसे बिना किसी प्रत्यक्ष भय के अकेले ही संभाल रहा है। चंद्रमा ने जिस आत्मविश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया, वह उस व्यक्ति के लिए लगभग समझ से परे था, जो क्रैब किंग को एक पूर्ण शीर्ष शिकारी के रूप में समझता था, जिससे हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। उसके विचलित विचार हिंसक रूप से बाधित हो गए जब एक अलग केकड़ा सीधे उसकी कमजोर स्थिति पर झपटा। उसके विशाल पिनर स्नैप ने उसे बंद कर दिया, जहां उसका धड़ पहले से ही दिल की धड़कन था। यारा बमुश्किल एक तरफ लुढ़कने में कामयाब रही। उसका दिल लगभग 2 टुकड़ों में बंटने के सदमे से धड़क रहा था। उसने अपने दिमाग को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने के शारीरिक प्रयास में अपना सिर जोर जोर से हिलाया, फिर दृढ़ संकल्प के साथ अपनी लड़ाई में पूरी तरह से लौट आई। पहले जीवित रहो, बाद में जब आप मरने वाले न हो तो चंद्रमा की बेतुकी शक्ति के स्तर पर अचंभा करें। इस बीच सेलीन अपने निर्धारित 10 केकड़ों को सावधानी से संभाल रही थी। हालांकि स्थिति आसान नहीं थी। भले ही वह अधिकतम मारक क्षमता का इस्तेमाल करना चाहती थी और अनुभव हासिल करने के लिए उन्हें जल्दी से खत्म करना चाहती थी, लेकिन वास्तविकता ने उसे अधिक सुरक्षित, अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर किया। उसे घायल हुए बिना या उनकी संख्या से अभिभूत हुए बिना मारने की जरूरत थी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना था कि आपात स्थिति के लिए उसका मन पर्याप्त रूप से ऊंचा रहे। वे 10 सक्रिय प्रतिद्वंद्वी थे जो एक साथ आगे बढ़ रहे थे और सेलीन को लगातार दूरी बनाए रखने की जरूरत थी और साथ ही साथ उनकी प्रगति को धीमा करने, उन्हें उत्तरोत्तर घायल करने और मारने के अवसर पैदा करने के लिए जादू करने की जरूरत थी। मुझे बस 2 और निश्चित हत्याओं की जरूरत है, सेलीन ने पिंसर स्ट्राइक से बचते हुए आंतरिक रूप से गणना की। तब मैंने अपने प्राथमिक कौशल को एपिक रैंक तक विकसित करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त जीवन जमा कर लिया होगा। साथ ही दंड लागत के साथ एक मौत से बचने के लिए पर्याप्त भंडार भी बनाए रखा होगा। एक बार जब मैं उस विकास को पूरा कर लेता हूं,
तो मेरी क्षति का आउटपुट नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा और मेरी मन दक्षता में काफी सुधार होगा। शेष केकड़ों को मारना और एक और संभावित मौत को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जीवन अर्जित करना अधिक संभव हो जाता है। यह सर्वोत्तम रणनीति है। बाद में बेहतर रिटर्न के लिए अभी निवेश करें। उसका दिमाग मध्यम अवधि की संसाधन योजना के साथ तत्काल अस्तित्व को संतुलित करते हुए अधिकतम क्षमता पर काम कर रहा था। सेलिन ने उन केकड़ों में से एक को देखा जिसे वह पिछले कई आदान प्रदानों में घायल कर रही थी। उसका खोल कई स्थानों पर टूट गया था। एक पैर मुश्किल से काम कर रहा था, स्पष्ट रूप से मृत्यु के कगार पर था। वह अपने सबसे मजबूत हमलों से बचते हुए अधिकांश हमलों का जवाब दे रही थी। उत्तम लक्ष्य, मुझे पहले इससे छुटकारा पाना चाहिए। उसने अपने हाथों के बीच एक विशाल आग का गोला बनाया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह घातक होगा। जादू में अतिरिक्त मन डाला। फिर उसने हत्या के इरादे से इसे सीधे घायल केकड़े पर चला दिया। लेकिन स्वस्थ केकड़ों में से एक, जिसके पास अपने घायल साथी के लिए खतरे को पहचानने के लिए पर्याप्त बुद्धि थी, ने जानबूझकर खुद को आग के गोले के पथ में फेंक दिया। बूम! स्वस्थ केकड़े ने अपने घायल सहयोगी के लिए निर्धारित पूर्ण विस्फोटक प्रभाव को सहन कर लिया। उसका स्वयं का खोल गंभीर रूप से टूट गया, लेकिन घातक प्रहार को उस स्थान पर उतरने से रोक दिया जहां उसका इरादा था। सेलिन ने प्राणी के अप्रत्याशित बलिदान को आंतरिक रूप से शाप दिया। वे एक दूसरे पर नुकसान फैला रहे हैं। इसमें मेरी योजना से अधिक समय लगने वाला है। उसने दूरी बनाए रखते हुए अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का पुनर्मूल्यांकन करते हुए अपनी लड़ाई जारी रखी। केकड़ों ने अपने लाभ के लिए दबाव डाला, अंतर को कम करने की कोशिश की और अपनी संख्या के माध्यम से उस पर हावी होने की कोशिश की, इससे पहले कि वह उनकी रैंक को और कम कर पाती। सेलिन का मैना भंडार अभी स्थिर बना हुआ था, लेकिन हर मंत्र उसे उस क्षण के करीब ले आया जब उसे संसाधन व्यय के साथ वास्तव में रूढ़िवादी होने की आवश्यकता होगी। आप काफी कठिन प्रतिद्वंद्वी हैं, है ना? मून बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई जब उसने देखा कि उसके बिजली के हमलों में से एक को उसके सामने क्रिम्सन टाइटन द्वारा रोक दिया गया और बेअसर कर दिया गया। क्रैब किंग ने अपने विद्युत हमलों के खिलाफ रक्षात्मक उपाय के रूप में रेत अवरोध का उपयोग करना शुरू कर दिया था। बिजली स्वाभाविक रूप से संपीड़ित रेत की तुलना में अधिक मजबूत थी और अंतः बाधा के माध्यम से फट गई, लेकिन हस्तक्षेप ने हमले की पूरी शक्ति को बाधित कर दिया और हमले से बचने के लिए प्राणी को बहुमूल्य प्रतिक्रिया समय मिल गया। अधूरी होने पर भी यह एक प्रभावी जवाबी रणनीति थी। ऐसा लगता है जैसे आप वास्तव में एक कठिन खोल को तोड़ने जा रहे हैं, बड़े आदमी, मून ने कहा, पहले से ही अपना अगला दृष्टिकोण तैयार कर रहा है। उन्होंने मन को एक साथ दो अलग अलग शक्तिशाली मंत्रों में प्रसारित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बाएं हाथ पर एक जलगोला बनाया और इसकी अधिकतम शक्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों पर एक शक्तिशाली प्रज्वलित आग का गोला बनाया। आइए देखें आप इसे कैसे संभालते हैं। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 157, चंद्रमा बनाम केकड़ा राजा 2। मून ने मिराज के लिए तेजी से सीटी बजाई, जो खतरे के बावजूद तुरंत आगे निकल गया। चंद्रमा ने तुरंत गतिशीलता का लाभ प्राप्त करते हुए विकसित घोड़े की पीठ पर आसानी से छलांग लगाई। चलो दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम इस बड़े आकार के केकड़े के चारों ओर एक घेरे में तेजी से घूमते रहो। बस यह सुनिश्चित कर लो कि तुम एक ही स्थिति में बहुत देर तक न रहो। अगर वे जुड़ते हैं तो वे पानी के भाले सीधे हम दोनों को भेदेंगे। मिराज ने समझदारी दिखाई और तुरंत तेज गति से विशाल क्रैब किंग के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया और प्राणी की हमले की सीमा से लगभग 10 मीटर की दूरी बनाए रखी।
क्रैब किंग चंद्रमा की गति पर नजर रखने के लिए लगातार घूमता रहता है। उसकी विशाल आंखें चक्कर लगाते हुए लक्ष्य का पीछा करती हैं और साथ ही हमले भी करती हैं। जब प्राणी अपने प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा था तो दबावयुक्त जलभाले और संपीड़ित रेत कई कोनों से चंद्रमा की ओर चली गई। चंद्रमा ने हमलों के बीच मिराज की बेहतर चपलता और गति का फायदा उठाकर अधिकांश हमलों को टाल दिया। जब चकमा देना व्यवहार्य नहीं था तो चंद्रमा ने उड़ान के बीच में आने वाले खतरों को रोकने और बेअसर करने के लिए अपने स्वयं के मौलिक हमलों का इस्तेमाल किया। यह लगभग 1 मिनट तक जारी रहा, इससे पहले कि चंद्रमा को वह उद्घाटन मिल गया जिसका वह इंतजार कर रहा था। क्रैब किंग ने एक विशेष रूप से बड़े रेत हमले के लिए प्रतिबद्ध किया। एक बड़े हमले में भारी मात्रा में समुद्र तट सामग्री एकत्र की, जिसे नियंत्रित करने और लॉन्च करने के लिए इसकी पूरी एकाग्रता की आवश्यकता थी। अभी 3 सेकंड के लिए स्थिर रहें, मून ने मिराज को आदेश दिया, जिसने तुरंत समझ लिया और चकमा देने की हर प्रवृत्ति के चिल्लाने के बावजूद सीधे प्रक्षेपवक्र बनाए रखा। जिस क्षण वह आने वाले हमले से बच रहा था, चंद्रमा ने तेजी से क्रम में अपने तैयार संयोजन हमले को अंजाम दिया। सबसे पहले उसने पानी की एक विशाल लहर को आगे की ओर भेजा, हमले के रूप में नहीं बल्कि युद्धक्षेत्र नियंत्रण तकनीक के रूप में। तरल उनके बीच की रेत में बह गया, जिससे जमीन संतृप्त हो गई और क्रैब किंग की रक्षात्मक रेत बाधाओं को जल्दी से इकट्ठा करने की क्षमता समाप्त हो गई। पानी की लहर के ठीक पीछे चंद्रमा ने अपना पूरी तरह से चार्ज इग्नाइट जादू जारी किया। लाल सुनहरे रंग की आग का गोला हवा में चिल्लाया, ठीक उसी रास्ते पर चल रहा था जिस रास्ते से पानी साफ हुआ था। केकड़े राजा ने खतरे को तुरंत पहचान लिया। बचाव के लिए तुरंत सूखी रेत उपलब्ध नहीं होने और पानी की लहरें त्वरित अवरोध निर्माण को रोकती हैं। इसके पास केवल एक ही विकल्प था, जो भी सामग्री सुलभ थी उसका उपयोग करके अधिकतम सुरक्षा खड़ी करना। जीव ने चारों चिमटों को अपने नीचे गीली रेत में पटक दिया, जिससे भारी मात्रा में रेत बाहर निकल आई और एक सुरक्षात्मक दीवार बन गई। वाह! बूम! दोनों हमले लगभग एक साथ ही जल्दबाजी में बनाए गए मिट्टी के अवरोधक पर हुए। पानी ने रक्षात्मक संरचना को और अधिक संतृप्त कर दिया, जिससे रेत तरल भारी कीचड़ में बदल गई, जिसकी रक्षात्मक शक्ति बहुत कम थी। फिर इग्नाइट ने विनाशकारी बल के साथ कमजोर अवरोध के खिलाफ विस्फोट किया। मड ने अत्यधिक गर्म लपटों और हिलाने वाली ऊर्जा के विरुद्ध दृढ़ता से संघर्ष किया। इग्नाइट जीत गया। एपिक रैंक जादू ने समझौता किए गए बचावों को तोड़ दिया। इसकी शक्ति कम हो गई लेकिन अभी भी घातक है। विस्फोट सीधे क्रैब किंग के गहरे लाल रंग के खोल से टकराया और पहली बार प्रतीत होता है कि अभेद्य कवच पर दृश्यमान क्षति दिखाई दी। जहां हमला जुड़ा था वहां मकड़ी के जाले वाली छोटी छोटी हेयरलाइन दरारें हैं। केकड़ा राजा दर्द और गुस्से से चिल्लाने लगा क्योंकि जलन का असर भी तेज हो गया। लेकिन चंद्रमा समाप्त नहीं हुआ था। जबकि प्राणी अभी भी सामने से हुए हमले से छटपटा रहा था और उसकी दृष्टि अवशिष्ट भाप और मलबे से अस्पष्ट थी, चंद्रमा पहले ही अपनी स्थिति बदल चुका था। विनिमय के दौरान मिराज ने उसे एक विस्तृत चाप में ले लिया था और अब वे क्रैब किंग के कमजोर पक्ष की ओर बढ़ गए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के चंद्रमा ने अपना हाथ बढ़ाया और अब तक की अपनी सबसे केंद्रित बिजली का प्रहार किया। दरार! बिजली का बोल्ट तुरंत 10 मीटर के अंतर को पार कर गया और क्रैब किंग के फ्लैंक से टकराया जहां इसके खोल खंड जुड़े हुए थे, एक कमजोर बिंदु जो मुख्य कवच की तुलना में कम सुरक्षा प्रदान करता था। प्राणी के पास सुरक्षा स्थापित करने या चकमा देने का समय नहीं था। बिजली पूरी ताकत से जुड़ी। क्रैब किंग के तंत्रिका तंत्र में बिजली प्रवाहित होने से उसका पूरा शरीर झुलस गया। इसके पैर मजबूती से बंद थे। उसका चिमटा बीच गति में जम गया। पक्षाघात का प्रभाव पूरी तरह से हावी हो गया, जिससे विशाल शिकारी अस्थायी रूप से असहाय हो गया। चांद जोर से मुस्कुराया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। तुम्हारे पास। यह उसके लिए घातक प्रहार का मौका था। चंद्रमा ने अपना आक्रमण नहीं रोका। वह लकवाग्रस्त क्रैब किंग की ओर लगातार बिजली घुमाता रहा, विद्युत प्रवाह को बनाए रखते हुए प्राणी को पूरी तरह से गतिहीन बनाए रखा।
क्रैब किंग की प्राकृतिक सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थी। इसके शरीर विज्ञान ने इसे कुछ न्यूनतम गति क्षमता बनाए रखने की अनुमति दी, जबकि इसके पूरे शरीर में भारी वोल्टेज प्रवाहित हो रहा था। प्राणी के पैर मामूली समायोजन के साथ हिलते रहे और उसकी आंखों ने लकवाग्रस्त झटके के बावजूद ध्यान केंद्रित रखा। मून ने उस बचे हुए प्रतिरोध को एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिया। उसने बिजली के हमले में और भी अधिक मैना डाल दिया, जिससे विद्युत प्रवाह आवश्यकता से अधिक तीव्र हो गया। कर्कश ऊर्जा तेज और अधिक हिंसक हो गई। बिजली के चाप अराजक पैटर्न में क्रैब किंग के लाल रंग के खोल में नृत्य कर रहे थे। उस वृद्धि के अपने दुष्प्रभाव थे। चंद्रमा धीरे धीरे अपने हाथों के स्पर्श की अनुभूति खोने लगा था। बिजली एक दोधारी तलवार थी जो उसे काटने में भी सक्षम थी। क्रैकल BZZZZT। अंततः क्रैब किंग का असाधारण संविधान भी हमलों का सामना नहीं कर सका। जैसे ही विद्युत ऊर्जा ने प्रत्येक जैविक क्रिया को बाधित किया, उसके आंतरिक अंग अंदर से पकने लगे। तंत्रिका पथ तले हुए। मांसपेशी ऊतक स्थायी रूप से जब्त हो गया। व्यापक विफलता में महत्वपूर्ण प्रणालियां बंद हो जाती हैं। प्राणी का शरीर आखिरी बार पूरी तरह से कठोर हो गया। तभी वह जोर से रेत पर गिर पड़ा। गड़गड़ाहट प्रभाव ने समुद्र तट पर कंपन पैदा कर दिया, जिसे तटरेखा पर लड़ने वाले हर किसी ने अपने पैरों के माध्यम से महसूस किया। यारा, सेलेन, सावी योद्धा और यहाँ तक कि शेष केकड़े जो अपने नेता की मदद करने के लिए सख्त संघर्ष कर रहे थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। क्रैब किंग के दो विशाल अंगों से जीवन स्पष्ट रूप से खत्म हो गया क्योंकि वे मौत से चमक रहे थे। इसके चार बड़े बड़े चिमटे दोनों तरफ गिर गए। अब उनमें ऊपर उठे रहने की ताकत नहीं बची थी। क्रिम्सन टाइटन मर चुका था। इसके गिरने के झटके और उनके नेता की मृत्यु की दृश्य पुष्टि ने उपस्थित सभी लोगों को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। सेलीन ने बिल्कुल अविश्वास से देखा। उसका वर्तमान जादू आधा अधूरा था और भूल गया था। उसने एक एस रैंक जानवर को बिल्कुल अकेले कुछ ही मिनटों में हरा दिया। उसकी आवाज में आंतरिक सदमा था। दूसरों की तुलना में सेलीन वह व्यक्ति थी जो चंद्रमा को सबसे अधिक जानती थी। फिर भी किसी तरह वह हमेशा अपनी शक्तियों से उसे आश्चर्यचकित करने में कामयाब रही, जैसे कि वह उसे बिल्कुल नहीं जानती थी। एस रैंक जानवरों को समन्वय में काम करने वाले अनुभवी जागृति की पूरी पार्टियों की आवश्यकता होती थी। एकल हत्याएं महान उपलब्धियां थीं जिन्हें केवल मानव सेनानियों का शिखर ही हासिल करने में कामयाब रहा था। वह इसे प्रत्यक्ष रूप से देख रही थी और मून ने इसे लगभग सामान्य बना दिया था। अध्याय 158 पहला एस रैंक जानवर मरा। यारा को भी इसी तरह की प्रतिक्रिया का अनुभव हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने यह समझने की कोशिश की कि उसने अभी क्या देखा। लेकिन सिर्फ सदमे के बजाय वह और अधिक दृढ़ हो गई। उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी। मुझे और मजबूत बनने की जरूरत है। अगर चंद्रमा शक्ति के उस स्तर तक पहुंच सकता है तो शायद लुनारिस से परे दुनिया में मेरे लिए भी उम्मीद है। इतना मजबूत बनना कि अपने लोगों को इस जगह से बाहर ले जा सकूं और उन्हें बाहर की दुनिया दिखा सकूं। इस विचार ने उसे उत्साहित कर दिया। यारा ने एक तीर मारा और उसे पूर्ण रूप से छोड़ा। तीर हवा में टूट गया और केकड़े की ओर चला गया जो समय पर उसे चकमा नहीं दे सका। वाह पतुई! तीर ने उसके एक केकड़े प्रतिद्वंद्वी को सीधे उसकी आंख के गुच्छे में मारा। एक सटीक हेडशॉट जिसने उसे तुरंत मार डाला और संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। केकड़ा अपने नेता के पीछे पीछे मरने से पहले एक क्षण के लिए हिल गया। हत्या और मून की शक्ति के प्रेरणादायक प्रदर्शन दोनों से उत्साहित होकर यारा ने अपने दूसरे प्रतिद्वंद्वी को कुछ ही क्षणों में हरा दिया। उसकी चालें पहले की तुलना में अधिक तेज और अधिक आत्मविश्वास से भरी थीं। शेष अनुरक्षण केकड़े अपने राजा की मृत्यु को देखकर और मनोबल में अचानक परिवर्तन को महसूस करते हुए अव्यवस्थित घबराहट में समुद्र की ओर पीछे हटने लगे। उनके नेता की मृत्यु ने उन्हें उन्माद में डाल दिया है, जिससे वे आसान लक्ष्य बन गए हैं। सेलीन और सावी योद्धाओं ने अपना फायदा उठाया और भागने वाले प्राणियों को वापस समुद्र में भागने से पहले ही खत्म कर दिया। चंद्रमा क्रैब किंग की विशाल लाश के ऊपर खड़ा था। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देने पर वह तेजी से सांस ले रहा था।
आपने लेवल 25 एस रैंक क्रैब किंग को मार डाला है। आपने 2500 जीवन प्राप्त किए हैं। चंद्रमा गहरी संतुष्टि के साथ मुस्कुराया, तुरंत अपने विकास कार्य की प्रगति की जांच की। केवल एस रैंक पावर स्तर पर वर्गीकृत 50 स्तर के 25 प्राणियों को मारें। 1/50। 5 असामान्य या दुर्लभ रैंक कौशल को कॉपी करें और समझें। 0/5। एक महान रैंक कौशल प्राप्त करें। 0/1। क्रैब किंग ने जीवन का एक अच्छा इनाम प्रदान किया था, जो अब तक उसके द्वारा मारे गए किसी भी अन्य स्तर के 25 प्राणियों से कहीं अधिक था। और जबकि अनुभव मूल्य सीधे प्रदर्शित नहीं किया गया था क्योंकि वह लेवल केप पर बंद था, मून को पता था कि इसे बड़े पैमाने पर जीवन इनाम के आधार पर एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। एक नीचे 49 को जाना है, चंद्रमा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ सोचा। संख्या अभी भी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अब मून को यकीन था कि वह इसे हासिल कर लेंगे। उसने एकल युद्ध में एक एस रैंक जानवर को हराया था और गंभीर चोट के बिना बच गया था। दूसरों के लिए असंभव कार्य आखिरकार संभव हो गया। चंद्रमा अपने साथियों की ओर लौटा, उसकी मुस्कुराहट दूर से भी दिखाई दे रही थी। बाकी काम खत्म करो, हम आज रात एक बड़े केकड़े की दावत करने जा रहे हैं। सेलीन ने निराशा और प्रशंसा मिश्रित अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया। तटरेखा पर नाटकीय लड़ाई ने अनिवार्य रूप से आसपास के क्षेत्र के कई जिज्ञासु जानवरों का ध्यान आकर्षित किया था, जो युद्ध की आवाज, खून की गंध और क्रैब किंग के गिरने से हुए बड़े झटके से आकर्षित हुए थे। दुर्भाग्य से इन अवसरवादी सफाई कर्मियों के लिए, जब वे जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें कुछ भी लाभकारी नहीं मिला, बल्कि वे सीधे अपने विनाश की ओर चले गए। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। चंद्रमा और सेलीन के लिए जानवर आसान अनुभव और जीवन संचय बन गए, जबकि मिराज ने उत्साहपूर्वक अपने विकास के लिए उनके शरीर का उपभोग किया। समुद्र तट पर इतना खून बहने और क्षेत्र की ओर अनिवार्य रूप से इतना ध्यान आकर्षित होने के बाद समूह ने एक निर्णय लिया। समझौता किए गए स्थान को छोड़ने से पहले उन्होंने जल्दी से सभी मूल्यवान चीजें इकट्ठा कर ली, बरकरार गोले जिन्हें बेचा जा सकता था या कवच में तैयार किया जा सकता था, क्रैब किंग का विशाल शरीर जो त्यागने के लिए बहुत कीमती था, और कई अन्य उपयोगी सामग्री। विधर्मी लगभग निश्चित रूप से जल्द ही इस क्षेत्र की जांच करेंगे, रिपोर्टों के आधार पर या विनाश के स्पष्ट निशान का अनुसरण करते हुए। इतनी थका देने वाली बड़ी लड़ाई के बाद उनसे लड़ना रणनीतिक रूप से सही नहीं था जब वे आसानी से स्थानांतरित हो सकते थे। इसलिए उन्होंने कुशलतापूर्वक अपनी लूट को इकट्ठा किया और एक अधिक विवेकशील क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया, जहां वे आराम कर सकें और अपनी अगली बड़ी चुनौती का प्रयास करने से पहले ठीक से ठीक हो सकें। मैग्मा किंग, जिसे क्रैब किंग के खिलाफ अपनी सफलता के बाद हराने के बारे में चंद्रमा अब काफी अधिक आश्वस्त महसूस कर रहा था। अपने नए कैंपिंग स्थल पर तेज अलाव के आसपास एस रैंक जानवर पर अपनी निर्णायक जीत के बाद मून असाधारण रूप से उदार महसूस कर रहा था। उसने एक असामान्य निर्णय लिया था, बाद में लाभ के लिए बेचने के लिए क्रैब किंग के मांस का भंडारण करने के बजाय वह इसे अपनी पूरी टीम के साथ उत्सव के भोजन के रूप में साझा करेगा और उनकी सहायता के लिए इनाम देगा। ऐसे शक्तिशाली प्राणी का मांस साधारण पोषण से परे ठोस लाभ पहुंचाता है। एस रैंक जानवर के मांस का सेवन करने से शरीर के मौलिक संविधान और विशेषताओं में सुधार हो सकता है, भले ही प्रभाव इतना नाटकीय न हो कि उसके और सेलेन जैसे पहले से ही मजबूत जागृत लोगों को पूर्ण विशेषता अंक प्रदान कर सके। लेकिन मिराज, यारा और अन्य सावी योद्धाओं के लिए जिनकी आधारभूत शक्ति का स्तर कम है, इस मांस में संकेंद्रित ऊर्जा वास्तव में उन्हें मजबूत बनने में मदद कर सकती है, संभवतः विशेषता लाभ को भी ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा ऐसे असाधारण शक्तिशाली प्राणी के मांस का स्वाद अविश्वसनीय होना ही था। यह अनिवार्य रूप से उन सभी के लिए एक प्रीमियम उपहार था जिन्होंने जीत में योगदान दिया था। यारा ने स्वेच्छा से क्रैब किंग के शरीर को तैयार करने के लिए विशाल लाल रंग के शव के पास जाकर काम किया, लेकिन जब उसने अपनी कसाई काटने की तकनीक का उपयोग करके खोल को तोड़ने का प्रयास किया तो उसे यह कार्य अविश्वसनीय रूप से कठिन लगा। असली एस रैंक जानवर के रूप में क्रैब किंग की स्थिति दिखावे के लिए नहीं थी।
मृत्यु में भी इसका शरीर इतना लचीला बना रहा कि यारा ने वास्तव में अकेले ब्लेड और उत्तोलन के साथ इसे ठीक से खोलने के लिए संघर्ष किया। चंद्रमा ने सहायता के लिए कदम बढ़ाया और सामग्री को नुकसान पहुंचाए बिना मांस से कवच को अलग करने में मदद करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उनके संयुक्त प्रयास से आखिरकार खोल बाहर आ गया और उसके भीतर का प्राचीन सफेद मांस प्रकट हो गया। यारा ने खाने योग्य हिस्सों को उपस्थित सभी लोगों के लिए उपयुक्त आकार में अलग कर दिया, फिर शेष पर्याप्त मात्रा को सावधानीपूर्वक अलग रख दिया ताकि चंद्रमा इसे अपनी स्थानिक रिंग में संग्रहित कर सके। यह अत्यंत मूल्यवान मांस था जिसे एक बार के भोजन में भी नहीं खाया जा सकता था, भले ही हर कोई इसे उत्साह से खा रहा हो। ठीक है, शायद मिराज अपनी अथाह भूख को देखते हुए एक ही बार में सब कुछ खत्म कर सकता था, लेकिन यह फैसला मून का था, उसका नहीं। जैसे ही प्रीमियम मांस आग की लपटों पर पकना शुरू हुआ, हवा में एक जबरदस्त सुगंध भर गई। गंध इतनी समृद्ध और जटिल थी कि यह हर किसी को एक संक्षिप्त क्षण के लिए पूरी तरह से दूसरे दायरे में ले जाती थी, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से अद्भुत, असंभव स्वादिष्ट भोजन से बनी थी। अध्याय 159 विकास पथ। मादक गंध से हर किसी के मुंह में अनियंत्रित रूप से पानी आने लगा, लेकिन उन्होंने तब तक अनुशासन और संयम बनाए रखा जब तक कि यारा ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं कर दी कि मांस ठीक से पका हुआ है और उपभोग के लिए तैयार है। यह हो गया, यारा ने घोषणा की, उसकी आवाज प्रत्याशा से थोड़ी अस्थिर थी। जैसे ही अनुमति मिली, हर कोई अपने हिस्से के लिए पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, उनके हाथ धीमे नहीं हुए, बिल्कुल विपरीत। प्रत्येक काटने के साथ उनकी गति तेज हो गई। वे अविश्वसनीय मांस का अधिक से अधिक सेवन करने से खुद को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। स्वाद अवर्णनीय था, मीठा फिर भी स्वादिष्ट, कोमल फिर भी पर्याप्त, जटिलता के साथ जो प्रत्येक काटने के साथ विकसित होती प्रतीत होती है। बनावट व्यावहारिक रूप से जीभ पर पिघलती है और साथ ही संतोषजनक प्रतिरोध भी प्रदान करती है। अपने स्थानांतरण से पहले मून ने महंगे रेस्तरां में महंगा खाना खाया था, लेकिन यह उसके द्वारा अब तक अनुभव की गई किसी भी चीज को पार कर गया। यह है। सेलीन ने मुंह में भरकर बोलने की कोशिश की, हार मान ली, निगल लिया, फिर दोबारा कोशिश की। यह सबसे अच्छी चीज है जो मैंने अपने पूरे जीवन में खाई है। यारा इतने गहरे स्वाद से अभिभूत होकर अपने नीले गालों से सचमुच आंसुओं की धारा बहाते हुए खा रही थी। दाता ने एक बार अपनी मातृभूमि के भोजन का वर्णन किया था जो असंभव लगता था। मुझे लगता है कि यह वास्तव में उन विवरणों से मेल खा सकता है। मांस बहुत अच्छा है। सावी योद्धाओं ने गरिमामय भोजन का दिखावा छोड़ दिया था, अपना हिस्सा खा रहे थे। चंद्रमा द्वारा उसे दूसरा देने की प्रतीक्षा करने से पहले मिराज ने अपना हिस्सा भी खा लिया था। भोजन करते समय चंद्रमा को अपने शरीर में गर्मी फैलती हुई महसूस हुई, उसकी मांसपेशियां मजबूत महसूस हुईं। एस रैंक जानवर की संकेंद्रित जीवन शक्ति इसका सेवन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बढ़ा रही थी। संविधान +1 सिस्टम नोटिफिकेशन आते ही मून की आंखें चौड़ी हो गईं। मांस ने स्थायी गुण वृद्धि प्रदान की थी। सेलीन और यारा के चेहरे के भावों से उन्हें समान लाभ का अनुभव हो रहा था। मून के पास भविष्य में कई सर्विंग्स के लिए पर्याप्त मात्रा में भंडारण था। हम निश्चित रूप से भविष्य में और अधिक एस रैंक जानवरों का शिकार कर रहे हैं। हम सभी के साथ इतना अद्भुत भोजन साझा करने के लिए धन्यवाद, मून, सेलीन ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा, पहले से ही अविश्वसनीय मांस की दूसरी उदार मदद के लिए उत्सुकता से पहुंच रही थी। मून संभवतः उस आकलन से असहमत नहीं हो सकते। आपका बहुत स्वागत है। अपने भोजन का आनंद लें, आप सभी ने इसे अर्जित किया है। चंद्रमा ने मिराज की ओर प्रीमियम मांस का एक बड़ा मुट्ठी भर उछालने से पहले गर्मजोशी से मुस्कुराया, जिसने पहले ही अपना दूसरा बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया था और अपने उभरे हुए पेट के बावजूद स्पष्ट भूख के साथ खाना पकाने के बर्तन को देख रहा था। सफेद घोड़े का पेट एक ब्लैक होल की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। नाम चंद्रमा, जाति मानव, वर्ग वर्गहीन, स्तर 25, विकास की प्रतीक्षा में।
जीवन 18,541, ताकत 38, चपलता 38, संविधान 43, मन 58, सभी आंकड़ों के लिए +5, विशेषता अंक 5, कौशल मौलिक हमला 5 तत्वों की आत्मीयता तप सिल्वर स्किन इग्नाइट, प्रतिभा ग्रिम रीपर, क्लास कौशल क्लास स्लॉट 0/1, शांतिपूर्ण आग की रोशनी में अपनी स्टेटस स्क्रीन को देखते हुए चंद्रमा को अपनी वर्तमान प्रगति दर से संतुष्टि महसूस हुई। यह छिपा हुआ क्षेत्र असाधारण रूप से मूल्यवान था, वास्तव में असाधारण था। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण खतरे थे जिनके परिणामस्वरूप स्थायी मृत्यु हो सकती थी। उपलब्ध खजाने और पुरस्कार अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे और जोखिमों के लायक थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। सुनहरी मछली के रक्त की स्थायी विशेषता में वृद्धि के कारण उसका भौतिक शरीर कई गुना मजबूत हो गया था। उनका स्तर जागृति के लिए अधिकतम सीमा तक पहुंच गया था। उनका जीवन भंडार वास्तव में प्रभावशाली संख्या में बढ़ गया था। लेकिन इन सभी सकारात्मक विकासों के बावजूद एक गंभीर समस्या बनी रही। यह क्षेत्र चाहे जितना फायदेमंद साबित हुआ हो, चंद्रमा को उसकी कक्षा की उन्नति के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण कुछ प्रदान नहीं करता था। विभिन्न कक्षाओं तक पहुंच जिसे वह कॉपी और विश्लेषण कर सकता था। मून इस क्षेत्र में किसी अन्य से कक्षाओं की नकल करने के लिए अपनी क्लास स्लॉट क्षमता का उपयोग करने में पूरी तरह से असमर्थ था, क्योंकि सेलेन एकमात्र अन्य मानव जागृति का प्रतिनिधित्व करता था। यारा की अवधारणा से पूर्ण अपरिचितता के आधार पर सावी लोगों के पास स्पष्ट रूप से जागृति वर्ग प्रणाली नहीं थी। उनका वर्ग जितना शक्तिशाली था, उसने उन्हें मनुष्यों से परे किसी भी वर्ग की नकल करने की अनुमति नहीं दी। उसकी नजर सेलीन की ओर चली गई, जो अपने चेहरे पर स्पष्ट खुशी और संतुष्टि के साथ खाना खा रही थी। शायद मुझे अस्थायी रूप से उसकी कक्षा की नकल करनी चाहिए, मून ने गंभीरता से विचार किया। उन्हें यकीन था कि सेलीन अपनी फॉर एलिमेंट्स एफिनिटी को विकसित करने का विकल्प चुनेगी। उसने पहले उसकी कक्षा की नकल की थी और वह जानता था कि उसकी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर सेलीन अपनी जान बचाने और अपने कौशल को महाकाव्य रैंक तक विकसित करने का विकल्प चुनेगी। उसे अपने फॉर एलिमेंट्स एफिनिटी कौशल को अगली रैंक तक विकसित करने के लिए अब तक पर्याप्त अतिरिक्त जीवन जमा कर लेना चाहिए था। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि उसे किस प्रकार का विकास पथ प्राप्त होगा। उन्हें यकीन था कि सेलीन अपनी फॉर एलिमेंट्स एफिनिटी को विकसित करने का विकल्प चुनेगी। उसने पहले उसकी कक्षा की नकल की थी और वह जानता था कि उसकी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर सेलीन अपनी जान बचाने और अपने कौशल को महाकाव्य रैंक तक विकसित करने का विकल्प चुनेगी। कार्य की आवश्यकता से परे इस विचार ने उसे और भी अधिक परेशान किया। एक ही रैंक पर अलग अलग लोगों के पास बिल्कुल समान कौशल हो सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने जीवन व्यय के माध्यम से उन कौशलों को विकसित किया तो परिणामी उन्नयन पूरी तरह से अलग क्षमताओं के रूप में प्रकट हो सकता है। विकास के परिणाम मौलिक रूप से अप्रत्याशित थे। कोई भी आपको सटीक रूप से नहीं बता सकता था कि आपको आगे कौन सा विशिष्ट अपग्रेड प्राप्त हो सकता है। सदियों के शोध के बावजूद भविष्यवाणी अनिवार्य रूप से असंभव थी। सर्वनाश और जागृति प्रणाली के आगमन के बाद से पिछले 200 वर्षों में सबसे महान विचारकों और समर्पित शोधकर्ताओं ने इस घटना को समझाने का प्रयास करते हुए 2 प्राथमिक प्रतिस्पर्धी सिद्धांत विकसित किए थे। पहले सिद्धांत ने पूर्ण यादृच्छिकता का प्रस्ताव रखा। इस मॉडल के अनुसार आधार कौशल एक पेड़ के तने की तरह कार्य करता है और प्रत्येक संभावित विकास कई संभावित शाखाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके साथ कौशल यादृच्छिक रूप से विकसित हो सकता है। शुद्ध संयोग ने यह निर्धारित किया कि किसी विशिष्ट विकास प्रयास के दौरान कौन सी शाखा प्रकट हुई। दूसरा सिद्धांत, जिसे अधिकांश प्रमुख विचारकों ने अपनाया था और अधिक विश्वसनीय माना गया था, इसने प्रस्तावित किया कि कौशल विकास बिल्कुल भी यादृच्छिक नहीं था, बल्कि यह आंतरिक रूप से वैयक्तिकृत था और प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक प्रकृति में जन्मजात था। ठीक उसी तरह जैसे कि प्रतिभाएं व्यक्तिगत सार की अनूठी अभिव्यक्तियां थीं, विकसित कौशल कथित तौर पर उन रास्तों का अनुसरण करते थे जो स्वाभाविक रूप से उस विशिष्ट व्यक्ति की युद्ध शैली, आंतरिक व्यक्तित्व और गहरी प्रकृति के लिए सबसे उपयुक्त थे। मून ईमानदारी से निश्चित नहीं थे कि कौन सा सिद्धांत वस्तुनिष्ठ रूप से सही है।
लेकिन वह एक बात पूरी तरह से पूरे विश्वास के साथ जानता था, वह जो भी विकासवादी पथ देख सकता था उसकी नकल करने और समझने वाला था, भले ही कौन सा सिद्धांत इसे सबसे अच्छी तरह से समझाता हो। अध्याय 160 विकास पथ 2 सेलेन का पथ। कौन परवाह करता है कि कौन सा विशिष्ट मार्ग प्रकट होता है या क्यों? जब तक मैं इसे देख सकता हूं, मैं उस रास्ते पर दावा करूंगा। मैं सभी संभावित रास्तों, हर बदलाव का निरीक्षण करूंगा और उन्हें अपने रास्ते में मिला दूंगा। यह उनके क्लासलेस वर्ग की सच्ची क्रांतिकारी शक्ति थी। किसी एक पूर्व निर्धारित प्रगति मार्ग का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें अपनी यात्रा के दौरान मिले प्रत्येक पथ से सर्वोत्तम तत्वों को चुनने और संश्लेषित करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। चंद्रमा की नजर कैंप फायर के पार सेलीन पर पड़ी। आपको 25वें स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आपकी वर्तमान प्रगति क्या है? थोड़ी देर की मानसिक गणना के बाद जवाब देने से पहले सवाल पर विचार करते हुए सेलीन ने बीच में ही रोक दिया। बिल्कुल भी अधिक समय नहीं। मैं अब दहलीज के बहुत करीब हूं। मुझे लगता है कि 2 और स्तर के 25 जानवरों को मुझे किनारे पर धकेलने और मेरी कक्षा उन्नति के विकल्पों को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त अनुभव प्रदान करना चाहिए। मैं देख रहा हूं, मून ने सोच समझकर सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। उसकी अगली लड़ाई के दौरान मैं अस्थायी रूप से उसकी कक्षा की प्रतिलिपि बनाऊंगा। मैं अभी प्रतिलिपि निष्पादित नहीं कर सकता क्योंकि वह सक्रिय रूप से अपनी कक्षा के किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर रही है। मून ने अपना ध्यान अविश्वसनीय रूप से कोमल केकड़े के मांस के दूसरे हिस्से को खाने पर केंद्रित किया। स्वाद और ठोस मजबूत प्रभाव दोनों का स्वाद लिया जिसे वह अपने शरीर में फैलते हुए महसूस कर सकता था। जब सभी ने प्रीमियम एस रैंक दावत का भरपेट खाना खा लिया तो उन्होंने भोजन को ठीक से पचाने और अपने शरीर को ऊर्जा को पूरी तरह से संसाधित करने और एकीकृत करने की अनुमति देने के लिए एक विस्तारित ब्रेक लिया। लाभ पहले से ही प्रकट हो रहे थे। मिराज ने स्तर ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त बढ़त हासिल कर ली थी और स्तर 20 के महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गया था। सफेद घोड़े की गति एक बार फिर बढ़ गई थी और उसकी बढ़ती शारीरिक शक्ति जल्द ही परिवहन के बजाय युद्ध स्थितियों में एक सार्थक कारक बन जाएगी। जब पूरे समूह ने अपनी ऊर्जा वापस पा ली और आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस किया तो उन्होंने अपना अस्थायी शिविर छोड़ दिया और एक अलग शिकार स्थान की ओर चले गए। वे जानबूझकर तटरेखा पर उत्पन्न सभी अराजकता और ध्यान से दूर चले गए, लेकिन साथ ही उन्होंने सामान्य आसपास के क्षेत्र में किसी भी शक्तिशाली जानवर के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ा दी। सभी ने अपनी ताकत और संसाधन पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर लिए थे। जब उद्देश्य पूरे नहीं हुए तो चंद्रमा को आराम करने में समय बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं थी। उसके पास यह जानने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं था कि बाहरी दुनिया में कितने दिन, सप्ताह या महीने बीत गए, जबकि वे इस छिपे हुए दायरे के विकृत समय प्रवाह में फंसे हुए थे। अत्यधिक प्रतीक्षा किए बिना समूह अपने अगले प्रमुख लक्ष्य के ज्ञात स्थान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। टैगुल पर्वत की ज्वालामुखीय गहराई के भीतर रहने वाले मैग्मा किंग 11 और 4 सावी योद्धाओं ने अब चंद्रमा की आक्रामक शिकार योजनाओं के बारे में झिझक या चिंता व्यक्त नहीं की। उन्होंने उसकी जबरदस्त युद्ध शक्ति को कई बार प्रत्यक्ष रूप से देखा था और उनकी धारणा पूरी तरह से बदल गई थी। वे उन्हें एक स्वाभाविक नेता के रूप में मानने लगे थे, जिनके निर्णय पर भरोसा किया जाना चाहिए, न कि केवल एक सम्मानित अतिथि के रूप में जिनकी इच्छाओं को विनम्रता से स्वीकार किया जाना चाहिए। चंद्रमा ने जो भी युद्ध संबंधी निर्णय लिए उन्हें बिना किसी प्रश्न या बहस के क्रियान्वित किया जाएगा। ज्वालामुखीय क्षेत्र की ओर अपनी यात्रा के दौरान मून ने अपनी निरंतर प्रगति के लिए जानबूझकर सेलेन और मिराज के रास्ते में मिलने वाली आसान हत्याओं को छोड़ दिया। बहुत निम्न श्रेणी के जानवरों, 15 से 18 के स्तर के आसपास के प्राणियों को विशेष रूप से मिराज को सौंपा गया था, जिससे विकसित घोड़े को केवल एक परिवहन जानवर के बजाय एक सच्चे युद्ध माउंट के रूप में लड़ने का व्यावहारिक युद्ध अनुभव प्राप्त करने की अनुमति मिली। मिराज ने जानवरों से आसानी से निपटा, किसी अन्य की तुलना में चंद्रमा को अधिक आश्चर्यचकित किया। सफेद घोड़े के सवार के रूप में मून को पता था कि मिराज के पास शुरू करने के लिए लगभग कोई युद्ध शक्ति नहीं थी।
अब सफेद घोड़ा दुश्मन के गले और शरीर को आसानी से काटने के लिए अपनी नई विकसित पंख जैसी पूंछ का उपयोग कर रहा था। मिराज की सारी क्षमताएं दूसरे स्तर पर पहुंच गई थीं। एक पर्वत के रूप में मून का मानना था कि मिराज अब पहले अभयारण्य के भीतर उपलब्ध सर्वोत्तम पर्वतों में से एक था। मिराज उन भयानक घोड़ों से भी बेहतर है जिनका उपयोग केल और अन्य लोग कर रहे थे। उसने घोड़े की प्रगति पर गर्व महसूस करते हुए सोचा। जैसे जैसे समूह अधिक खतरनाक क्षेत्र में आगे बढ़ता गया, 24वें स्तर का एक जानवर अचानक सामने घने जंगल की वनस्पति से उभरा और उनका रास्ता रोक दिया। गर्जन! जानवर ने चुनौती देते हुए दहाड़ते हुए स्पष्ट रूप से समूह को डराने की कोशिश की। दुर्भाग्य से जानवर का सामना गलत लोगों के समूह से हो गया था। यह बहुत प्यारा है, मुझे इसे संभालने दो। सेलीन तुरंत स्पष्ट उत्सुकता के साथ आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान फैल गई जिसे मून ने तुरंत पहचान लिया। मून ने सरल भाव से उसे अनुमति दे दी जिससे वह सगाई पर बात कर सके। उसकी चौकस निगाहें कई सेकंड तक उसकी शारीरिक भाषा और चेहरे के भावों पर टिकी रहीं। मून ने बढ़ती रुचि के साथ कहा, वह अपने सामान्य युद्धपूर्व आचरण से कहीं अधिक उत्साहित है। लगभग ऐसा कि वह केवल अनुभव की तलाश के बजाय कुछ नया परीक्षण करने के लिए उत्सुक है। मून को अत्यधिक विश्वास था कि हाल ही में जिस अराजकता से वे गुजरे थे उसके दौरान सेलीन ने अपने फॉर एलिमेंट एफिनिटी कौशल को सफलतापूर्वक विकसित किया था। वह उत्साह के उस विशेष ब्रांड से बहुत परिचित थे। प्रत्येक कौशल विकास या नए वर्ग अधिग्रहण के साथ उन्होंने स्वयं इसे कई बार अनुभव किया था। यह देखने की चाहत की विशिष्ट ऊर्जा की युद्ध में नई शक्ति कैसे प्रकट होती है। मून ने धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सेलीन द्वारा अपना पहला जादू डालने का इंतजार किया, यह देखने के लिए उत्सुक था कि विकास ने क्या परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। और सचमुच उस क्षण को आने में देर नहीं लगी। जैसे ही जादू बनना शुरू हुआ, सेलीन ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, मन उसकी उंगलियों के चारों ओर स्पष्ट रूप से घूम रहा था। फिर उसने अपना आक्रमण जारी कर दिया। चंद्रमा की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं, सदमे में नहीं बल्कि दिलचस्पी से। मंत्र की शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। जिस तरह से वह बता सकता था कि जानवर लगभग तुरंत मर गया, इस तथ्य के बावजूद कि सेलेने ने आक्रामक तत्व का उपयोग नहीं किया बल्कि एक अधिक बहुमुखी तत्व हवा का उपयोग किया। उसने जो हवा का झोंका फेंका था वह हवा में उड़ गया और जानवर के पूरे कंधे को काट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। निश्चित रूप से 4 तत्वों के प्रति उसकी आत्मीयता में सुधार हुआ है और उसके नियंत्रण में भी। क्या वह कुछ छिपा रही है? उसने आंतरिक रूप से विचार किया। उसका मन धीरे धीरे उसके वर्ग कौशल को सक्रिय करने के लिए इकट्ठा हो रहा था। ठीक है, मुझे लगता है कि यह पता लगाने का केवल एक ही तरीका है कि वह छिप रही है या नहीं। मून ने क्लासलेस कौशल को सक्रिय करते हुए सोचा। अधिसूचना तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गई। क्लास स्लॉट 1/1, अध्याय 161, मौलिक शरीर। क्लास स्लॉट 1/1, कक्षा मौलिक जादूगर, कौशल मौलिक हमला, मौलिक शरीर, अवधि 24 घंटे। अपने रेटिना पर चमकती सूचनाओं को देखते हुए चंद्रमा की पिछली धारणाओं की तुरंत और निर्णायक रूप से पुष्टि हो गई। सेलीन ने दावत के बाद अपनी बाकी अवधि के दौरान अपने 4 तत्व एफिनिटी कौशल को सफलतापूर्वक विकसित किया था और परिणामी क्षमता एलिमेंटल बॉडी उसके अपने 5 तत्व एफिनिटी विकास पथ से स्पष्ट रूप से अलग थी। आइए देखें कि यह कौशल वास्तव में व्यवहार में क्या करता है। मून ने अभ्यास और गहरी समझ के माध्यम से इस शक्तिशाली महाकाव्य रैंक कौशल में महारत हासिल करने की संभावना पर वास्तविक उत्साह के साथ सोचा। मून के पास वर्तमान में अपने व्यक्तिगत शस्त्रागार में 3 महाकाव्य रैंक कौशल हैं, तब 5 तत्व एफिनिटी और इग्नाइट। ये तीनों अपने अपने तरीके से दुर्जेय क्षमताएं थे। प्रत्येक ने अपनी समग्र युद्ध प्रभावशीलता और उत्तरजीविता में सार्थक योगदान दिया। इस नए अधिग्रहण के बारे में उन्हें विशेष रूप से उत्साहित करने वाला मूलभूत तथ्य यह था कि एलिमेंटल बॉडी ने उनके स्वयं के मौलिक कौशल आधार की स्पष्ट भिन्नता का प्रतिनिधित्व किया था।
वैचारिक ओवरलैप के इस उच्च स्तर का सैद्धांतिक रूप से मतलब है कि कौशल को असंबंधित क्षमताओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय के निवेश पर व्यावहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से समझना और एकीकृत करना काफी आसान होना चाहिए। एक्सप्लोसिव फ्लेम के विपरीत, जिसे उन्होंने केल से कॉपी किया था और बड़े पैमाने पर जीवन व्यय के माध्यम से इसे ग्नाइट में विकसित करने से पहले व्यापक अभ्यास के माध्यम से श्रमसाध्य रूप से समझा था, इस कौशल ने उन क्षमताओं के साथ बेहद उच्च संगतता साझा की जिन पर उनके पास पहले से ही अच्छी महारत थी। मौलिक शरीर। रैंक महाकाव्य। प्रवीणता 0%। विवरण। आपका शरीर मूल रूप से 4 शास्त्रीय तत्वों द्वारा नियंत्रित किया गया है: जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। आप सभी 4 तत्वों के साथ असाधारण रूप से मजबूत संबंध प्राप्त करते हैं, जिससे आपको बेहतर नियंत्रण और कच्ची शक्ति मिलती है। प्लस 10% मौलिक नियंत्रण। 4 तत्वों के लिए प्लस 10% प्रतिरोध। बढ़ती समझ के साथ विस्तृत कौशल विवरण को देखते हुए चंद्रमा की आंखें क्षण भर के लिए चौड़ी हो गईं। यह कौशल कई आयामों में निर्विवाद रूप से शक्तिशाली था, उनके विशुद्ध रूप से आक्रामक मौलिक कौशल की तुलना में अपने रक्षात्मक दृष्टिकोण में उल्लेखनीय रूप से अद्वितीय था, और उनके लड़ाकू टूलकिट के अतिरिक्त के रूप में बिल्कुल उपयोगी था। 4 प्राथमिक शास्त्रीय तत्वों के प्रति काफी अधिक प्रतिरोध होना कई युद्ध परिदृश्यों में अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान साबित होगा। न केवल अधिक शक्तिशाली ए रैंक और एस रैंक जानवरों के तात्विक हमलों से उसके भौतिक शरीर को नाटकीय रूप से कम नुकसान होगा, बल्कि वह अपनी ही स्थिति के खतरनाक रूप से निकटता में इग्नाइट जैसे विनाशकारी करीबी जादू का प्रयोग करते समय काफी कम संपार्श्विक आत्मनुकसान भी पहुंचाएगा। जलने से होने वाली क्षति और अवशिष्ट गर्मी जिसने उसे वर्तमान में कुछ न्यूनतम सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर किया है, को संभावित रूप से इतना कम किया जा सकता है कि वह खुद को बड़ी चोट के बिना बिंदुरिक्त विस्फोट की अनुमति दे सके। जहां तक मौलिक नियंत्रण बोनस की बात है, मून पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि क्या वह प्रतिशत बफ उसके 5 एलिमेंट एफिनिटी के मौजूदा बोनस के साथ साथ जोड़ देगा या यदि वे अलग अलग सिस्टम के माध्यम से संचालित होते हैं। इसे निश्चित रूप से निर्धारित करने के लिए परीक्षण की आवश्यकता होगी। सेलिन ने लेवल 24 बीस्ट को खत्म करने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। जब तक मून ने कौशल विवरण पढ़ना पूरा किया और उसकी उपयोगिता पर काम करना शुरू किया, तब तक वह पहले ही प्राणी को कुशलतापूर्वक समाप्त कर चुकी थी और उसकी लाश को अपने स्थानिक भंडारण रिंग में संग्रहित कर चुकी थी। आइए आगे बढ़ते रहें, सेलिन ने काफी प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। वह समूह में फिर से शामिल होने पर अपनी नई शक्ति से स्पष्ट रूप से संतुष्ट थी। अभियान ने टैगुल पर्वत की ज्वालामुखीय गहराई और मैग्मा किंग की मांद की ओर अपनी उद्देश्यपूर्ण यात्रा जारी रखी। यात्रा के दौरान मून ने अपने नए अर्जित कौशल के साथ खुले तौर पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। उपयोग के माध्यम से इसकी क्षमताओं और सीमाओं का परीक्षण किया। उसने नियंत्रित लौ के छोटे छोटे गोले बुलाए जिन्हें वह दोनों हाथों के बीच घुमाता रहा। उनकी गर्मी को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया गया। तेज हवा के झोंके जो उसने बनाए और बार बार बिखेरे धरती के तेज पिंग। यारा बढ़ती जिज्ञासा के साथ उसके असामान्य व्यवहार को देखकर पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, चंद्रमा, तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? तुम एक साथ कई अलग अलग तत्वों के साथ खेल रहे हो। यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें यात्रा के दौरान इस तरह अभ्यास करते देखा है। क्या तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो? सवाल सुनकर सेलिन ने भी अपना ध्यान उनकी ओर कर दिया। उसकी चौकस निगाहें सूक्ष्म संदेह के साथ चंद्रमा पर टिक गईं। मून पूछताछ से घबराया नहीं था और न ही पकड़े जाने पर घबराया था। आखिरकार वह अपना उपयोग नहीं छिपा रहा था। मैं यात्रा से ऊब गया हूँ, इसलिए मैंने अपने हाथों और दिमाग पर कब्जा करने के लिए यादृच्छिक चीजें बनाने का फैसला किया। इससे मुझे अपनी मौलिक समानताओं के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने में भी मदद मिलती है। यह मन को बर्बाद किए बिना निरंतर अभ्यास के माध्यम से मेरे सटीक नियंत्रण में थोड़ा सुधार करता है। यारा की अभिव्यक्ति समझ की स्वीकृति में बदल गई। उसके मुंह से एक छोटा सा ओह क्षण बना। हालांकि सेलिन इस आकस्मिक स्पष्टीकरण से पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिखी। विचार से उसकी आंखें लगभग अगोचर रूप से सिकुड़ गईं। लेकिन उसने उसके बताए गए तर्क पर कोई टिप्पणी या चुनौती नहीं देने का फैसला किया। मून ने अपना अभ्यास जारी रखा।
बमुश्किल 1 घंटा बीता था जब उसने सीधे अपने शरीर पर तत्वों का परीक्षण करना शुरू कर दिया था। आग की लपटों को इतना गर्म कर दिया कि उसकी त्वचा पर मामूली जलन हो। पृथ्वी के कांटे इतने तेज हो गए कि छोटे छोटे कट लग गए। खुद को हवा के तेज झोंकों के अधीन कर लिया, इससे पहले कि उसकी दक्षता कई गुना बढ़ गई। मौलिक शरीर। रैंक महाकाव्य। प्रवीणता 35%। विवरण आपके शरीर को 4 तत्वों द्वारा संयमित किया गया है: जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। आप सभी 4 तत्वों के साथ असाधारण रूप से मजबूत संबंध प्राप्त करते हैं, जिससे आपको बेहतर नियंत्रण और शक्ति मिलती है। +30% मौलिक नियंत्रण। 4 तत्वों के लिए +30% प्रतिरोध। तीव्र प्रगति दर से चंद्रमा को सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि विचार करने पर वह अंतर्निहित कारणों को अच्छी तरह से समझ गया। तात्विक हेरफेर के प्रति उनकी स्वाभाविक आत्मीयता असाधारण रूप से उच्च थी। 4 के बजाय 5 तत्वों के साथ उनके मामले में महाकाव्य रैंक। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, दक्षता तेजी से बढ़ेगी। इस अभ्यास के दौरान चंद्रमा को यह समझ में आ गया था कि इस कौशल को समझने में मुख्य चुनौती पूरी तरह से शारीरिक अनुकूलन घटक में है। उसे बस अपने शरीर को प्रशिक्षित और अनुकूलित करने की जरूरत है। इसे नियंत्रित खुराक में 4 शास्त्रीय तत्वों के लिए बार बार उजागर करना, अपने मांस और तंत्रिका तंत्र को संयमित करना जब तक कि उसका प्राकृतिक प्रतिरोध लगातार नहीं बढ़ता। यह किसी भी अन्य चीज से अधिक शारीरिक कंडीशनिंग थी। अपने पिछले कांस्य त्वचा कौशल की तरह मून ने समझा कि इस कौशल को हासिल करने के लिए इच्छा शक्ति और दृढ़ता की आवश्यकता होगी। जब तक वे मैग्मा किंग के क्षेत्र में पहुंचे, मून का इरादा अपनी जीत की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इस कौशल को यथासंभव पूरी तरह से समझने का था। एस रैंक खतरों का सामना करते समय हर लाभ मायने रखता है।